The Assam trading scam worth rupees 2200 crore has shocked the country. Two key arrests were of Vishal Phukar. नाम विशाल, उम्र 22 साल, घोटाला 2200 करोड़ रुपए का। ये खबर सुन के आम आदमी तो क्या, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पैरों की ज़मीन भी खिसक गई। क्योंकि भले ही स्कैम असम में हुआ हो, लेकिन स्कैम में फंसे लोग इंडिया के हर कोने कोने से थे। देखिए दोस्तों, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स में अनएजुकेटेड लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस स्कैम के अंदर अच्छे खासे वेल एजुकेटेड इंसानों को भी फंसाया गया है। वैसे दोस्तों, असम का फिर नॉर्थ ईस्ट साइड का ये इकलौता स्कैम नहीं है। आज आए दिन कई स्कैम्स नॉर्थ साइड से आने की खबरें हमें सुनने को मिलती है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये जो स्कैम्स है ये नॉर्थ ईस्ट साइड के साथ पूरे इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसके पीछे के एक्चुअल रीजंस आज की वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या कभी आपके साथ छोटा या बड़ा कोई भी स्कैम हुआ है। अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आपके आसपास किसी के साथ भी हुआ है, अगर हुआ है तो कौन से। देखिए दोस्तों, जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में आजकल लोग ट्रेडिंग को इंस्टेंट तरीका मानते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़माने में बहुत सारे लोग अपने पैसे को डबल करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाया असम के विशाल ने। इस 22 साल के लड़के ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्कैम आखिर किया कैसे। देखिए दोस्तों, ऐसे स्कैम करने के लिए एक तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए या फिर तगड़ी पहचान होनी चाहिए। अब देखिए, पैसे तो विशाल के पास थे नहीं, तो उसने पहचान का सहारा लिया और अपने प्लान को अंजाम दिया। सबसे पहले तो उसने फार्मा, वीडियो प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन इन फील्ड्स में अलग अलग कंपनीज़ को रजिस्टर्ड किया और ख़ुद को बिजनेसमैन बताना शुरू किया। इवन अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी एंटरप्रेन्योर मेंशन किया। इसकी वजह से उसकी अच्छी खासी इमेज लोगों के सामने फॉर्म होने लग गई, जिसे उसे अटेंशन मिलने लगा और यही से उसके काम की शुरुआत हुई। अटेंशन मिलने के बाद में उसने अपनी कंपनीज़ के नाम पे लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए और इस पैसे के बदले वो लोगों को बढ़िया रिटर्न देने का वादा किया करता था। दोस्तों, विशाल का जो ऑफ़र था वो बहुत ही सिंपल था। इन्वेस्टर से एक बड़ा अमाउंट उठाना था और उसके बाद में उस इन्वेस्टर को 60 दिन में 30% का रिटर्न करने का वादा करता था। अब दोस्तों, इतना रिटर्न देखकर इंसान उसको पैसे दे दिया करता था। विशाल की ग्लैमरस लाइफ से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने उसके पास पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। पर दोस्तों, असल में विशाल ने कभी भी पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए नहीं। उल्टा उसने उस पैसे से लग्जरी एसेट्स खरीदना शुरू किया, जिसमें उसकी मदद उसके पार्टनर स्वप्निल दास ने की। देखिए, सबसे पहले तो विशाल और स्वप्निल इन्वेस्टर से पैसे लेते थे और उसके 2 महीने बाद वो जो पैसे मिला था उसी में से 30% उसको वापस दे देते थे। अब इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ जाता था कि पैसे मिल रहे हैं, तो वो 4 लोगों को और बताता है और ऐसा कर करके इनकी मोर पब्लिसिटी होने लगी और विशाल के पास इन्वेस्टर्स की लाइन लगने लग गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई 15 से 20 लाख रुपए निकाल कर विशाल को दे दिए। फिर इन्होंने एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को रिटर्न करना शुरू किया और इनका जो मास्टर प्लान था वो 3 साल तक लगभग चलता रहा। इनफैक्ट विशाल ने अपनी बहन की शादी में तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च किए। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन विशाल की पोल तब खुली जब पुराने इन्वेस्टर्स को पैसे मिलने बंद हो गए। अब देखिए दोस्तों, जब तक नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे पुराने इन्वेस्टर्स को पैसे मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर्स से पैसे मिलने बंद हो गए पुराने इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न मिलना बंद हुआ। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर स्कैमर्स क्या करते हैं, अपना बोरी बिस्तरा उठाकर वहाँ से भाग जाते थे। विशाल और स्वप्निल भी उसी तैयारी में थे, लेकिन उनके भागने से पहले ही असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब विशाल और स्वप्निल के पकड़े जाने के बाद पुलिस को लग रहा था कि उन्हें असल गुनहगार को पकड़ लिया है,
लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई, क्योंकि विशाल और स्वप्निल के अलावा इस स्कैम में 38 लोगों का नाम और भी आया। इनफैक्ट ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, तो ये नंबर है आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं। इस 2200 करोड़ के स्कैम के बाद असम के सीएम ने सभी को सावधानी बरतने के लिए कहा। अब दोस्तों, हो सकता है 2200 करोड़ सुन के आपका सर चकरा गया हो, लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि इसके आगे मैं आपको एक और बड़े स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी करता धरता है डीबी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। अब दोस्तों, ये डीबी स्टॉक सुनने के बाद आपको लग रहा होगा ब्रोकर्स या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कंपनी होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, एक आदमी ने इसका नाम यूज़ करके 7000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। दोस्तों, ये कहानी है दीपांकर बर्मान की, जिसकी उम्र थी सिर्फ 29 साल। विशाल की तरह ही दीपांकर ने भी डीबी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर बताया। अब दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि विशाल ने अपनी इमेज बना के लोगों का विश्वास जीता था, तो वही दीपांकर ने भी अपना पैसा और पहचान का इस्तेमाल किया लोगों के दिल जीतने के लिए। देखिए, कॉलेज के टाइम से ही दीपांकर ने अपने प्लान की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद जो भी पैसे थे उसे वो छोटे मोटे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया करता था। इसे वो अपने कॉलेज और आसपास के एरिया में फेमस होने लगा। लेकिन दोस्तों, उसके प्लान के लिए इतनी पॉपुलैरिटी काफ़ी नहीं थी, तो उसने बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना और फ़ोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। ऐसे ही उसकी कॉलेज फेस्ट में कोर्ट के ओनर अमन गुप्ता आए थे, तो दीपांकर ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए और ऐसे जताया कि उन दोनों के बीच में कोई बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। अब इन बड़ी हस्तियों को देखने के बाद सच में लगने लगा दीपांकर अपकमिंग बिजनेस इंस्पायरेशन है। तो दोस्तों, फिर अपनी इमेज सेट करने के बाद में दीपांकर ने अपना मेन प्लान शुरू किया। उसने लोगों से कहा कि मेरे पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें मुझे हर महीने 50% से लेके 60% तक रिटर्न मिलता है। आप मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, मेरी वजह से आपको भी प्रॉफिट होगा। अब ये सुनने के बाद लोगों ने फटाफट पैसे देने शुरू कर दिए, क्योंकि रीज़न एक ही था, लालच। दोस्तों, दीपांकर का ये जो फ्रॉड था तब तक चलता रहा जब तक लोगों को रिटर्न्स मिल रहे थे। जैसे ही रिटर्न्स मिलने बंद हो गए, वैसे ही दीपांकर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स दर्ज होने लग गई। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दीपांकर पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग चुका था। चाह कर भी असम गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद में एक ही सवाल दिल में आता है कि नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे स्कैम्स क्यों हो रहे हैं। सो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में एक ही नहीं, आज के टाइम में पूरे इंडिया में कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं और एजुकेटेड लोग भी इनके ट्रैक में कैसे फंसते हैं, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, चीप डाटा। देखिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों, रिसर्च बताती है कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ये सारी चीज़ें छोड़कर बाकी सारी चीज़ों के लिए करती है, जैसे कि टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या कुछ ऐसी हरकतों के लिए जो उन्हें बेहतर इंसान तो बिल्कुल नहीं बनाती। हमारे देश में स्कैम्स के नंबर जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न सस्ता डाटा भी है। जो चालाक लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि भारत में इंटरनेट अभी नया आया है, इसलिए प्रॉपर्ली इसे कैसे यूज़ करना है बहुत सारे लोगों के पास इसकी जानकारी है ही नहीं। ऐसे में विशाल जैसे लोग कभी इन्वेस्टमेंट का लालच देकर तो कभी अट्रैक्टिव ऑफ़र का लालच देकर लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम करते हैं। अब दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, अगर डाटा इतना सस्ता नहीं होता तो इंस्टाग्राम जैसे लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को कुछ भी दिखाकर इम्प्रेस करना, लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हासिल करना आसान बात होती है? आंसर होगा नहीं। तो लोग भी विशाल और दीपांकर जैसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। दूसरा, करप्शन। अब देखिए दोस्तों, जैसे इंटरनेट की पहुंच आसान हो रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन स्कैम की संख्या
कम होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम ये सब तो लगातार स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करप्शन एक लूप होल की तरह काम करता है, क्योंकि हम विशाल के केस में ही देख सकते हैं कि उन आरोपियों में से एक सीआईडी ऑफिसर भी पकड़ा गया। तो जिस देश में अपराधियों को पुलिस और पॉलिटिशियन से ही सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पर स्कैम होना तो बहुत ही आम बात है। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल स्कैम तभी हो सकता है जब उनके पास अवेयरनेस की कमी हो। अब दोस्तों हम इंडिया के ही बात करें तो भले ही एजुकेशन के मामले पर लिटरेसी रेट थोड़ी बड़ी हो, लेकिन आज भी भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी केवल 27% लोगों के पास ही है, और उनमें से भी ज़्यादातर लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह वगैरह। गाँव की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी का नाम भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, और जिन 2-4 लोगों को पता भी होता है वो लोग भी औरों को सिखाने के बजाय उनका फ़ायदा उठाते हैं। चौथा, वीक लॉ यानी कि कमज़ोर सिस्टम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ही या फिर पूरे देश में ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है वीक लॉ भी। मान लीजिए आपके साथ 1000 रुपये का ऑनलाइन स्कैम हो जाता है, आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे कोई आपको एंटरटेन करेगा ही नहीं, कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। अब आपने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज भी कर दी, तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने बड़ा स्कैम कर भी लिया, तो उसको ये भी पता होता है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो बेल में आसानी से छूट ही जाऊँगा। पांचवा, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, अगर हम जून 2026 के अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देखें तो वहाँ था 9.2%, जो पहले था 7%। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, कोई आदमी बेरोज़गार है तो इनकम तो कहीं से हो नहीं रही है, लेकिन खर्चे तो लग ही रहे हैं, तो उसके सामने 2 ऑप्शन है, सही या गलत। अब जैसी भी उसकी अपब्रिंगिंग होगी उसी के हिसाब से वो डिसाइड करता है। सो बेरोज़गारी भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ रहे हैं। छठा, कल्चर। अब आप सोच रहे होंगे, भला हमारे कल्चर, हमारी वैल्यूज़ का देश में हो रहे ऑनलाइन स्कैम से क्या लेना देना है। देखिए, बचपन से हमारी एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ तक कि दोस्तों से भी हम यही सुनते हुए आते हैं कि ज़िंदगी में एकमात्र उपदेश है पैसे कमाना। तो दोस्तों, जब इंसान की हाईएस्ट प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, तो फिर वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए या दूसरों को जाल में फंसाता है या फिर खुद किसी के जाल में फंसता है। इसलिए दोस्तों कई बार हमें देखने को मिलता है कि बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये भी फ्रॉडस्टर्स के शिकार बन जाते हैं। अब रीज़न तो आप समझ ही चुके होंगे, जो नहीं समझे तो उनको बता देता हूँ, लालच। एनफ पैसा होने के बाद भी और पैसा कमाने के चक्कर में ये कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि इनका जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो भी चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप के ज़रिए 96 लाख रुपए गंवा दिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो एड्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखकर इन बेटिंग्स ऐप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपनी पूरी संपत्ति खतरे में डाल देते हैं। लेकिन जो सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं, क्या वो सही है? और सरकार इन ऐप्स को बैन क्यों नहीं कर देती? क्या इसमें सरकार का भी कोई फ़ायदा है? अगर आपने इन सवालों के जवाब जानने हैं तो इसके ऊपर भी हम एक फ़ाइल लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग फ़ाइल के साथ। जय हिंद दोस्तों।